हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ट्रू लव स्टोरी पर। और मेरी कहानी हेल गॉड इज़ माय हस्बैंड। तो चलिए इस कहानी के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमने इसके पिछले पार्ट में देखा था, जहां वांगशी ने पेट भर कर खाना खाया था, क्योंकि विंग ने उसके लिए पूरी दुनिया की सारी डिशेस वहाँ पर अवेलेबल करा दी थी। और वांगजी बड़े ही मज़े से खाने को खा रहा था। खाना खाने के बाद जब वांगजी का पेट फुल हो जाता है, विंग उसे अपने पास बुलाता है और उसे किस करने लगता है, जिससे वांगजी पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। और वांगजी को लगता है कि विंग ने उसे खाना लालच देकर खिलाया है कि तुम खाना खाओ, उसके बाद मैं तुम्हें खाता हूँ। और वांगजी विंग की गोद में बैठा हुआ था और विंग जिस तरीके से उसे किस कर रहा था, वांगजी को ऐसा लग रहा था कि अगर थोड़ी देर और ऐसा रहा तो वांगजी की सोल ही बाहर आ जाएगी। और वहीं विंग उसे बहुत ही पैशनेट और डीपली किस कर रहा था। किस करते करते विंग के हाथ वांगजी की वेस्ट पर धीरे धीरे घूम रहे थे और वांगजी ने अपनी वो बड़ी बड़ी आंखें अब बंद कर ली थी। उसने अपनी आंखें बिल्कुल कस ली थी और वो विंग के टच को, हर एक चीज़ को महसूस कर रहा था। और विंग, जो कि वांगजी को किस करने में पूरी तरीके से लिटरली खो चुका था। हाँ, वांगजी को किस करने में विंग पागल हो चुका था। उसे वांगजी के लिप्स इतने ज़्यादा टेस्टी लग रहे थे कि विंग का उन्हें छोड़ने का कोई इरादा नहीं था। और विंग जिस तरीके से उसे किस कर रहा था, वांगजी समझ चुका था कि अगर विंग ऐसे ही रहा तो विंग अपना कंट्रोल खो देगा। वांगजी धीरे से विंग की चेस्ट पर हाथ रखता है, लेकिन विंग उसके उन दोनों हाथों को पकड़ लेता है। हाँ, अपने एक हाथ से वो वांगजी के दोनों हाथों को पकड़ लेता है और उन्हें नीचे कर देता है। और अभी वांगजी का हाथ, वांगजी के दोनों हाथ जो कि विंग और वांगजी के बीच में थे, और विंग ने उन्हें नीचे कर रखा था। और इसीलिए वांगजी के हाथ विंग की बॉडी को टच हो रहे थे, विंग की लोअर बॉडी को। हाँ, और वो विंग की लोअर बॉडी को अपने हाथ से टच कर पा रहा था, जिससे वांगजी की वो आंखें और भी ज़्यादा ज़्यादा बड़ी हो जाती। वो अपनी आंखें खोल लेता है और विंग की तरफ देखता है, जहाँ विंग की आंखें अभी भी बंद थी। और विंग जैसे ही फिर से विंग का जो दूसरा हाथ है, उसने वांगजी के वेस्ट को पकड़ा हुआ था, वो जैसे ही अपनी पकड़ और ज़्यादा वांगजी पर कसता है, उसे और ज़्यादा अपने करीब करता है। वांगजी के हाथ सीधा विंग की लोअर बॉडी को टच कर रहे थे और विंग को जैसे कि उसे पता नहीं उसे क्या हो रहा था, लेकिन विंग जो कर रहा था वांगजी के लिए बहुत ज़्यादा हो रहा था। और वांगजी, जिसके लिप्स बिल्कुल रेड हो चुके थे, उसे पता नहीं था, लेकिन फिर भी उसके लिप्स कि क्या कंडीशन होगी वांगजी समझ पा रहा था, क्योंकि विंग उसे बहुत टाइम से किस कर रहा है। जब वांगजी को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, वो विंग को खुद से दूर करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके हाथ तो विंग ने पकड़ रखे थे। भला वांगजी चाहकर भी विंग से कैसे दूर होता है। और अब विंग अपने फेस को इधर उधर करने लगता है कि विंग उसके लिप्स को छोड़ दे। और विंग जो ये फील करता है, वो धीरे से वांगजी के उन लिप्स को रिलीज़ करता है। और जैसे ही वो वांगजी के लिप्स को छोड़ता है, वांगजी गहरी गहरी सांसें लेने लगता है। वांगजी अपने सर को विंग के शोल्डर्स पर टिका लेता है और वो हाँफ रहा था। और विंग अपने सर को हल्का सा ऊपर लीन करता है और वो बस उस छत को देखने लगता है। वांगजी का हाथ अभी भी विंग के लोअर बॉडी पर था और विंग ये फील कर पा रहा था। विंग ने अपनी जो नज़रें थी वो ऊपर उस झूमर पर टिका रखी थी। विंग को खुद पता था कि वो कैसे खुद को रोक रहा है, क्योंकि वांगजी अभी बहुत छोटा है और विंग नहीं चाहता कि कुछ भी गड़बड़ हो। हाँ, वो एक हेल गॉड है, लेकिन कुछ नियम थे उसके जो वो मानता था, कुछ उसके भी उसूल थे जिनका वो कभी नहीं तोड़ता था। और विंग अभी अपने उसूलों के आगे बिल्कुल मजबूर था, लेकिन उसका दिल, उसकी बॉडी दोनों उसके कंट्रोल से बाहर जा रही थी। और वांगजी विंग की गोद में बैठे बैठे बस गहरी गहरी सांसें ले रहा था। उसकी वो गर्म सांसें विंग को अपनी नेक पर फील हो रही थी और उसने अपनी आंखें बंद कर रखी थी। विंग की खुद की सांसें भी बहुत गहरी हो चुकी थी। और वांगजी जब थोड़ा अच्छा महसूस करता है, वो अपनी नज़रें उठाकर विंग को देखता है, जहाँ वो देखता है कि विंग कैसे छत को देख रहा है, कैसे उस झूमर को देख रहा है और विंग कैसे बैठा हुआ है। तभी वांगजी को देखता है कि उसके आंखों के सामने विंग की नेक है,
जो कि बहुत खूबसूरत लग रही है। और वांग जी विंग की नेक को देखने लगता है और वो अनजाने में ही विंग की नेक के पास जाता है और उसे लिक कर लेता है। और विंग इस चीज़ से हल्का सा ठिठक पड़ता है और विंग अपनी आंखें बंद करके कहता है लांसान। और जैसे ही वो वांग जी का नाम लेता है, वांग जी के लिप्स इनकी नेक पर को टच करते हैं और विंग की पकड़ वांग जी पर ढीली हो जाती है। ऐसा लग रहा था कि वांग जी खुद के लिए मुसीबत खड़ी कर रहा है। और विंग फिर से कहता है लांसान। लेकिन वांग जी जैसे कि अब वो विंग के ऊपर हावी होना चाहता था, इसलिए वो विंग की नेक पर किस और लिक दोनों कर रहा था। और वो धीरे धीरे अपने टीथ का इस्तेमाल करने लगता है और विंग की नेक पर बाइट करने लगता है। हालांकि विंग को पेन फील नहीं होता, हाँ उसे पेन का कुछ पता नहीं है, लेकिन वांग जी जो कर रहा था ये पेन से बढ़कर था। और विंग की मुट्ठियाँ धीरे धीरे कस रही थी। वो वांग जी को बस यहाँ अभी कुछ करना नहीं चाहता था, पर वांग जी शायद कुछ और चाहता था। तभी वांग जी धीरे से विंग से कहता है ज़ांगफू। और जैसे ही वांग जी ज़ांगफू कहता है, विंग अपनी नज़रें वांग जी पर डालता है, जहाँ वांग जी की आंखें चेंज हो चुकी थी। हाँ, वांग जी की आइज़ अभी ओशन ब्लू कलर की थी, यानी कि वो अपनी क्रिएशन गॉड की फॉर्म में आ रहा था। और विंग ये देखकर धीरे से गल्प करता है, क्योंकि वांग जी इस वक्त क्या लग रहा था, विंग की नज़रें उससे हटने का नाम नहीं ले रही थी। विंग बस वांग जी को देखे जा रहा था एक टक। ऐसा लग रहा था कि विंग के सामने उसका सबसे पसंदीदा मील है, लेकिन वो उसे खा नहीं सकता। और यही उसके लिए सबसे बेकार चीज़ थी। और विंग के लिए किसी टॉर्चर से कम नहीं था। विंग अपने फेस को बड़ी मुश्किल से टर्न करता है ताकि वो वांग जी की उन आँखों में ना देखे, लेकिन वांग जी जो कि अभी विंग को देख रहा था, वो हल्का सा ऊपर उठता है, विंग के चिक्स पर किस करता है। विंग अभी भी अपने फेस को टर्न नहीं करता और वांग जी धीरे से विंग की जॉलाइन को हल्का सा सक करता है, बाइट करता है और उस पर किस करता है। और विंग कहता है लांसान। इस पर वांग जी अपनी फिंगर को विंग के दूसरे चिक्स पर रखता है और विंग के फेस को अपनी तरफ टर्न करता है। और विंग जैसे ही वांग जी की आंखों में देखता है, वांग जी और विंग की आंखें देख पा रहा था, जो कि रेड कलर में चेंज हो रही थी, क्योंकि विंग खुद अपना कंट्रोल खोने लगा था। विंग धीरे से कहता है तुम्हारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। इस पर वांग जी कहता है मैं हैंडल कर सकता हूँ। इस पर विंग धीरे से कहता है तुम अभी बहुत छोटे हो। इस पर वांग जी विंग की आंखों में देखकर कहता है तुम हेल गॉड हो, तुम चाहो तो मेरी एज तक को चेंज कर सकते हो। इस पर विंग वांग जी के चिक्स को पकड़ कर कहता है लेकिन मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ कि तुम सही रहो, तुम अच्छे से बड़े हो, तुम अपनी लाइफ को अच्छे से इंजॉय करो। इस पर वांग जी धीरे से कहता है क्या तुम मुझसे प्यार करते हो। और जैसे ही वांग जी पूछता है कि क्या विंग उससे प्यार करता है, ये सुनकर विंग कहता है क्या ये भी मुझे अब बताना पड़ेगा। क्या इतने टाइम में तुमने फील नहीं किया, क्या मैंने वो कोई भी राइट जो तुम्हारे पास है किसी और को दिए हैं। क्या तुम्हें इतने टाइम में मेरा प्यार महसूस नहीं हुआ। ये सुनकर वांग जी आगे बढ़ता है और विंग के उन लिप्स को अपने माउथ में लेकर उसे किस करने लगता है। और वांग जी को इस तरीके से खुद को किस करता देख कर विंग कुछ भी नहीं कहता। विंग बस वहाँ बैठा रहता है और वांग जी से बहुत डीप और पैशनेट किस करता है। और उसके बाद वांग जी विंग से अलग होता है। उन दोनों के माथे अब आपस में जुड़े हुए थे। विंग कुछ कहता तभी वांग जी गहरी सांस लेते हुए कहता है ज़ांगफू। इस पर विंग बस में जवाब देता है, जिस पर वांग जी कहता है मैं भी आपसे बहुत प्यार करता हूँ। पता नहीं कब कैसे क्यों किस लिए, लेकिन बस हो गया आपसे बहुत सारा वाला प्यार, बहुत ज़्यादा प्यार हो गया मुझे आपसे, इतना ज़्यादा कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। मैं खुद को आपको सौंपना चाहता हूँ। इस पर विंग वांग जी की आंखों में देखता है, जहाँ वांग जी की आंखें लिटरली सच बोल रही थी। और ये देख विंग हल्की से स्माइल करता है और वांग जी के फोrehead पर किस करता है। और मैं अपनी बाबई की ये बात मानूंगा, लेकिन अभी नहीं। अभी तुम छोटे हो, अभी तुम सिर्फ 16 साल के हो। जब तक तुम पूरी तरीके से
मैच्योर नहीं हो जाते तब तक। जिस पर वांग जी इनकी तरफ देखता है, जिस पर विंग कहता है क्या, जिस पर वांग जी हल्का सा चिढ़कर कहता है क्या आप तब तक खुद को रोक पाएंगे ज़ांग फू। जिस पर विंग हल्का सा हल्की सी स्माइल करता है और कहता है तुम्हारे ज़ांग फू को तुम कम मत समझो। जिस पर वे वांग जी अपने पास मुँह बनाता है। इस पर विंग धीरे से उठता है और वांग जी को अपनी गोद में लेकर चलने लगता है। ये देख कर वांग जी पूछता है हम कहाँ जा रहे हैं। इस पर विंग कहता है अभी बहुत टाइम हो गया है, तुम थक गए हो, तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। इस पर वांग जी कहता है लेकिन मुझे नहीं सोना। जिस पर विंग कहता है मेरे साथ भी नहीं। और ये सुनकर वांग जी अपने सर को जल्दी से हाँ में हिलाता है कि हाँ उसे विंग के साथ तो सोना है। इस पर विंग बस हंसता है और उसके बाद वो टेलीपोर्ट हो जाता है और अगले ही पल वो एक रूम में थे, जो रूम वांग जी ने लिटरली खुद इमेजिन किया था। हाँ, इस पूरे महल में जो कुछ भी हो रहा था वो सब वांग जी की इमेजिनेशन से हो रहा था। वांग जी जो सोच रहा था इस महल में वो हो रहा था, या यूँ कहें विंग ने उसके लिए उसका खुद का इमेजिनेशन वर्ल्ड क्रिएट कर दिया था। और वांग जी को ये देखकर बहुत खुशी होती है। विंग उसे बेड पर लेटाता है और वांग जी उसे खींचता है और विंग उसके साथ बेड पर गिर जाता है। उसके बाद वांग जी विंग की बाहों में आ जाता है और उसे टाइटली हक कर लेता है। तभी विंग धीरे से कहता है वैसे कोई था जो मुझसे कह रहा था कि उसे मैं बिल्कुल पसंद नहीं, वो नहीं चाहता कि मैं उसका पीछा करूं, वो नहीं चाहता कि मैं उसके आसपास रहूं, वो नहीं चाहता कि मेरा उसके साथ कोई रिश्ता हो, वो नहीं चाहता कि मैं उसके साथ जुड़ूं। ये सुनकर वांग जी विंग के चेस्ट पर हल्का सा हिट करके कहता है ज़ांग फू मुझे परेशान करना बंद कीजिए। इस पर विंग वांग जी को अपनी बाहों में भरते हुए कहता है और मैं किसे परेशान करूं? जब मेरे पास तुम हो तो भला मैं परेशान करने के लिए बाहर किसको ढूंढूंगा? ऑफ कोर्स मैं तुम्हें परेशान करूंगा। इस पर वांग जी बस चिढ़कर विंग को देखता है और उसके बाद वो विंग की चेस्ट पर अपने सर को रखकर अपनी आंखें बंद कर लेता है और वांग जी गहरी नींद में चला जाता है। और वहीं विंग जो कि वांग जी के बालों में अपने फिंगर्स को फहरा रहा था। विंग को नींद बिल्कुल नहीं आ रही थी, क्योंकि जब वो सोता था तो वो बहुत लंबे टाइम के लिए सोता था। वो रात के लिए नहीं बल्कि कई हज़ारों सालों के लिए सो जाता था। इसलिए विंग का अभी सोने का कोई इरादा नहीं था, क्योंकि वो बहुत टाइम बाद उठा था और विंग के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। हाँ, उसके दिमाग में वांग जी था, उसके दिल में वांग जी था, लेकिन विंग एक हेल गॉड है। ऑफ कोर्स उसकी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं जो कि वो लिटरली पूरी तो नहीं करना चाहता, पर उसे ज़बरदस्ती करनी पड़ती है। तभी विंग को अपने कानों में किसी की आवाज़ सुनाई देती है जो कि उसे बुला रहा था। ये विंग के लिए काम करने वाला एम्परर था, जो कि हेल वर्ल्ड का एक तरीके से देखा जाए तो एम्परर था, और वो अभी विंग को बुला रहा था क्योंकि उसे विंग से बात करनी थी। ये सुनकर विंग बस अपने सर को शेक करता है और वो वांग जी को देखता है जो कि बहुत गहरी नींद में थोड़ी ही देर में जा चुका था, कुछ विंग की पावर्स की वजह से, कुछ थकान की वजह से। और जैसे ही विंग देखता है कि वांग जी बहुत डीप स्लीप में है, विंग यहाँ से गायब हो जाता है और अगले ही पल विंग एक अजीब सी जगह पर मौजूद था। विंग अपने सिंहासन पर बैठा हुआ था और उसके सामने हवा में एक आदमी जो कि उस लावा पर चलते हुए आ रहा था। उस आदमी के हाथ में बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स थे, बहुत सारी फाइलें थी जो कि लिटरली अजीब अजीब थी, और वो उन फाइलों को लेकर विंग के सामने खड़ा था, जहाँ विंग जो कि आराम से अपने उसी हेल गॉड वाले ऑरा में था वहीं बैठा हुआ था। हालांकि विंग के अंदर से धीमी धीमी वांग जी की खुशबू आ रही थी जो कि विंग को काफ़ी अच्छी लग रही थी, लेकिन बाकियों के लिए ये थोड़ी अनकम्फर्टेबल थी, जो देख कर विंग बस नज़रअंदाज करता है। और जैसे ही वो इंसान विंग के सामने आता है, वो विंग के सामने अपने घुटनों पर आकर उसे ग्रीट करता है और विंग भी उसके ग्रीट को बस एज यूजुअल एक्सेप्ट करता है। विंग का जो नेचर था वो बिल्कुल चेंज नहीं होता, वो सबके लिए इक्वल था। उसके बाद विंग उसे अपनी आंखों से इशारा करता है कि बोलो क्यों बुला रहे थे मुझे। इस पर वो आदमी अपने घुटनों पर आए हुए ही विंग से रिक्वेस्ट करनी शुरू करता है कि विंग कुछ चीज़ों को देखे, विंग कुछ काम को करे। इस पर विंग उसे इस तरीके से देखता है कि क्या मैंने आज से पहले कोई काम किया है जो मैं अब काम करूँगा। और इंसान जो कि विंग की वो जो विंग के साथ आया, मतलब वो जो हेल का वो इंसान था, वो बस विंग को देखता है जैसे कि कह रहा हो कि प्लीज़ अपनी हेल गॉड की थोड़ी तो अपनी पोजीशन की थोड़ी तो रिस्पेक्ट करो। और विंग उसे इस तरीके से देख रहा था कि क्या मैंने आज से पहले कभी की है? बिल्कुल नहीं, तो भला मैं अब क्यों करूँ। तभी वो
इंसान अपने घुटनों पर झुक जाता है और उसके सामने एक फ़ाइल करता है। विंग जैसे ही उस फाइल को देखता है, विंग की बाहें इकट्ठी हो जाती है और अगले ही पल वो फाइल हवा में सस्पेंड थी और उसके जितने भी पेजेस थे वो सारे के सारे अपनी अपनी लाइन में विंग के सामने उड़ रहे थे। और उनमें जो भी बातें थी वो पेपर्स खुद बोल रहे थे कि उनमें क्या क्या लिखा हुआ है, और विंग बस सुन रहा था क्योंकि विंग को पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। विंग सुन रहा था कि वो पेपर्स क्या क्या बोल रहे हैं। ये गोस्ट वर्ल्ड के बारे में बात हो रही थी जहाँ कुछ लोगों ने आतंक फैला रखा था। कुछ स्पिरिट्स ऐसी थी जो कि इविल बन रही थी और कहीं ना कहीं वो लोगों को हार्म कर रही थी। बाकी वर्ल्ड्स में जाकर वो कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी। और यहाँ तक कि एक स्पिरिट ने एक गॉड तक को मारने की कोशिश की, लेकिन वो गॉड पावरफुल था इसलिए उसने खुद को बचा लिया। पर वो गॉड थोड़ा बहुत इंजर्ड हो गया। विंग ये सारी बातें सुनता है और फिर उस पर्सन की तरफ देखता है जो कि हेल का एम्परर था। वो विंग के सामने झुका हुआ था। तभी विंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, जियांग चैन, तो तुम्हें क्या लगता है कि क्या इस छोटे मोटे मामलों को मैं खुद सॉल्व करूं? ये सुनकर जियांग चैन अपनी सर को झुकाते हुए कहते हैं, हमें माफ़ कर दीजिए हेल गॉड, हम इतनी छोटी सी प्रॉब्लम लेकर आपके सामने आए, लेकिन ये प्रॉब्लम सिर्फ दिखने में छोटी है लेकिन ये बहुत बड़ी है। इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। यहाँ तक कि हमारे हेल वर्ल्ड में भी इस प्रॉब्लम की वजह से बहुत सारे केसेस सामने आ रहे हैं। साथ ही कुछ अननोन डिसीज़ भी सामने आ रही है। बहुत सारी बीमारियाँ फैल रही हैं जिससे कि नर्क के लोग मर रहे हैं। जो सुनकर विंग एक स्मक के साथ कहता है, नर्क के लोग तो दूसरों को मारते हैं, भला ऐसा क्या है जो नर्क के लोगों को मार रहा है? ये सुनकर जियांग चैन कहता है, हेल गॉड, जो ये गोस्ट वर्ल्ड में से जो ये इविल स्पिरिट्स आई हैं, ये जो नर्क के जितने भी नर्क के लोग हैं उन लोगों की सोल को खींचकर सीधा गोस्ट वर्ल्ड में लेकर जा रही है और उन्हें अपना बंदी बना रही है। जब भी कोई उन्हें छुड़ाने के लिए जाता है तो वो ये कहकर इस बात को रफा दफा करने की कोशिश करते हैं कि ये सोल उन्हीं की वर्ल्ड की है और उन्होंने इस चीज़ से हर जगह आतंक फैला रखा है। उन्होंने बहुत सारी स्पेल्स का भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है जो कि फॉरबिडन है। उन्होंने बहुत सारे फॉरबिडन एरियाज़ में से बहुत सारी स्पिरिट्स को आज़ाद कर दिया है जो कि बहुत हज़ारों सालों से कैद थी, जिस वजह से अब हर जगह तबाही मचने लगी है। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने सारे रूल्स को तोड़ने की भी कोशिश की है जो कि बनाए हुए हैं हेल, हेवन और गोस्ट वर्ल्ड के बीच, और बाकी सारे वर्ल्ड्स के बीच भी जो भी रूल्स बने हुए हैं वो इन सभी रूल्स को तोड़ रहे हैं। हमें आपकी मदद की ज़रूरत है, आप हमारी मदद कीजिए। और ये सुनकर विंग कहता है, तो तुम क्या चाहते हो कि मैं इन सभी मामलों को खुद हैंडल करूं? इस पर जियांग चैन कहता है, आप प्लीज़ हमें बताइए कि हम क्या करें, आप जो बताएंगे हम वही करेंगे। और ये बोलकर वो अपने सिर को झुकाए हुए था। तभी विंग उसे देख कर कहता है, जितने भी फॉरबिडन स्पेल्स हैं उन सब को जो अभी कास्ट कर रहे हैं, जो भी उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें कैद कर दो और इसके बारे में हेवन को एक लेटर भेजो और उस पर मैं खुद अपनी स्टैंप लगा दूंगा। ये सुनकर जो हेल का एम्परर था वो बहुत खुश होकर कहता है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद गॉड, आपकी वजह से हमारी इतनी बड़ी दिक्कत ख़त्म हो जाएगी। अगर हेवन इसमें अपना हाथ देगा तो शायद हमारी प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व हो। ये सुनकर विंग बस अपने सर को हिलाता है क्योंकि उसे इन सबसे कोई लेना देना नहीं था। लिटरली उसे इन सबसे कोई लेना देना नहीं था। हेल में आग लगे, हेवन में आग लगे, गोस्ट वर्ल्ड में आग लगे, उसे किसी से कोई मतलब नहीं था क्योंकि वो आग कभी उस तक पहुंचने ही नहीं वाली। और विंग अपनी ही मस्ती में मस्त था। और विंग जो कि अपने कामों में काफ़ी ज़्यादा बिजी था, नहीं कामों में कहाँ, वो तो आराम करने में बिजी था। और वहीं वहाँ पर बहुत ज़्यादा तबाही मची हुई थी जो कि बाकी वर्ल्ड्स थे। लेकिन विंग जो कि एक हेल गॉड था, लेकिन फिर भी वो इन सब में कोई हाथ नहीं डाल रहा था क्योंकि उनके वर्ल्ड की प्रॉब्लम है तो खुद सॉल्व करें। विंग कब कहाँ की प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, इसलिए विंग आराम से अपने वर्ल्ड में घूम रहा था। हाँ, जो उसका खुद का हेल वर्ल्ड है वो वहीं पर ही घूम रहा था और वहाँ पर मौजूद कुछ एविल स्पिरिट्स को वो डिस्ट्रॉय भी कर रहा था। उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं थी। वो जहाँ से गुजरता वहाँ पर मौजूद हर एक एविल स्पिरिट खुद ही मर रही थी या खुद ही ख़त्म हो रही थी। और विंग ऐसे ही करीब 1 घंटे में पूरे हेल वर्ल्ड की
पूरे हेल्प वर्ल्ड में एक चक्कर काट कर आ जाता है। और उसके बाद विंग सीधा अपने रूम में आता है जहाँ वांग जी अभी भी बहुत डीप स्लीप में सो रहा था। ये देखकर विंग जाता है, फिर से वांग जी के पास सो जाता है। वो बस वहाँ पर लेट कर अपनी आंखें बंद कर लेता है। जैसे ही विंग अपनी आंखें बंद करता है, विंग के जो थॉट्स थे, विंग की जो सोच थी, वो सीधा सीधा गोस्ट वर्ल्ड में जाती है, जहाँ वो देखता है कि गोस्ट वर्ल्ड में क्या चल रहा है, जहाँ पर बहुत सारे स्पिरिट्स को बंदी बनाया जा रहा था, उनसे बहुत सारे गलत काम किए जा रहे थे, कुछ का सेक्रीफाइस किया जा रहा था और बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। और विंग की सोच बस ये सब देख रही थी, क्योंकि विंग ये कर सकता था, वो अपनी आंखें बंद करके अपनी सोच को कहीं भी भेज सकता था। विंग जो सोचता उसके सामने वही सब शुरू हो जाता और विंग ये सब देख रहा था। और विंग को देखने में काफ़ी मज़ा भी आ रहा था, क्योंकि वो देखना चाहता कि ये लोग कितने ज़्यादा गलत कर सकते हैं, किस हद तक जा सकते हैं। और विंग इनकी सोच को देखना चाहता था कि इनकी सोच कितनी नीचे गिर सकती है। और लिटरली विंग ये सब बहुत मज़े के साथ देख रहा था। उसके लिए तो जैसे ये कोई गेम था, जिसे वो खेलने में बहुत इंटरेस्ट ले रहा था। और कुछ देर बाद विंग को फील होता है उसके ऊपर कोई अपने नाखून चला रहा है। ये फील करके विंग की सोच वापस आ जाती है और विंग अब अपनी आंखें खोलता है और वो नीचे देखता है, जहाँ उसका वो लिटिल हस्बैंड, जो कि अपने नाखूनों से विंग के सीने पर मारे जा रहा था, क्योंकि उसने बहुत बार विंग को आवाज़ लगाई, लेकिन विंग उसकी बात का जवाब ही नहीं दे रहा। इसलिए वांग जी विंग को उठा रहा था। हाँ, उसके सीने पर अपने नाखूनों से वार करके वो विंग को उठा रहा था। और वांग जी ने जब सोचा कि वो विंग के सीने पर वार करेगा, इसलिए उसके नाखून बिल्ली की तरह लंबे लंबे हो गए और मजबूत भी। और इसलिए वांग जी वही कर रहा था जो उसे करना था। और वो विंग के सीने पर बैठा हुआ था और उसके जो रोप थे उनको थोड़ा सा खोला हुआ था। और विंग के सीने पर वो जितने खरोचे मार रहा था, उतनी ही जल्दी वो सारी खरोचे हील हो रही थी, क्योंकि विंग एक हेल गॉड है। और विंग बार बार बस वांग जी को देखे जा रहा था कि वांग जी कर क्या रहा है। और वांग जी किसी बिल्ली की तरह विंग के ऊपर अपने नाखून मार रहा था। और वांग जी लिटरली चिढ़ते हुए कहता, अगर तुम मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे, मैं कब से तुम्हें आवाज़ लगा रहा हूँ। जिस पर विंग अपने दोनों हाथों को अपने सर के पीछे रखकर आराम से लेटते हुए कहता है, जब तुम्हारा काम खत्म हो जाए ना किटन, तब मुझे बता देना। इस पर वांग जी चिढ़कर विंग की तरफ देखता है और अगले ही पल वो विंग की नेक पर बहुत ज़ोर से बाइट करता है। और वांग जी ने सोचा था कि वो विंग को इतनी तेज़ बाइट करे कि विंग का मांस बाहर आ जाए। और ऐसा होता भी है, क्योंकि वांग जी जैसे सोचता है, वांग जी के दांत किसी टाइगर की तरह थोड़े बड़े हो जाते हैं और वो विंग के गर्दन में अपने दांतों को गड़ा लेता है, और जिससे विंग पूरी तरीके से चौंक जाता है। और अगले ही पल वो वांग जी को खुद से दूर पुश करता है, जिससे वांग जी सीधा दीवार में लगता है। और विंग अपने नेक पर हाथ रख के वांग जी को देख रहा था। अब विंग की आइज़ थी वो बिल्कुल रेड हो गई थी, बिल्कुल रेड। और ये देख कर वांग जी खुद हैरान था। वांग जी के मुँह पर विंग का ब्लड लग गया था, जिसे वो साफ करता है। और वांग जी को थोड़ा अजीब फील होता है, उसे लग रहा था कि उसे डिजीनेस फील हो रही है। वांग जी गिरता है, उससे पहले ही वांग जी के जो होश थे वो ऑटोमेटिकली ठिकाने आ जाते हैं, क्योंकि वांग जी को एक बहुत ज़ोर की रोर सुनाई देती है, एक दहाड़, जिसे सुनकर वांग जी लिटरली अब अपने सामने देखता है, जहाँ विंग जिसके बाल लंबे हो रहे थे, और विंग लिटरली अपनी उस नेक को पकड़कर, अपनी गर्दन को पकड़कर वांग जी को देखे जा रहा था, नहीं घूर रहा था, वो भी बहुत गुस्से से। और ये देखकर वांग जी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था आखिर ये हो क्या रहा है। तभी वांग जी देखता है कि इसके आसपास का सिनेरियो चेंज हो रहा है। हाँ, उसके आसपास का वो पूरा महल, लिटरली पूरा महल तबाह हो रहा है, क्योंकि विंग अभी गुस्से में आ रहा था और पूरा महल डिस्ट्रॉय हो रहा था। अगले ही पल वांग जी विंग के उसी सिंहासन के साइड में, लिटरली उस सिंहासन के साइड में गिरा हुआ था, और उसके सामने विंग था जो कि लावा के ऊपर खड़ा था, और उसने अपनी गर्दन पर अभी भी हाथ रख रखा था। हालांकि विंग के नेक से भी ब्लड नहीं आ रहा था, क्योंकि उसका घाव हील हो चुका था, लेकिन फिर भी विंग ने अपने हाथ को नहीं हटाया। विंग अभी भी अपनी गर्दन को हल्का सा टेढ़ा करके वांग जी को देखा जा रहा था, जो देखकर वांग जी की सांसें तक अटक गई थी, क्योंकि विंग इस वक्त कितना डेंजरस लग रहा था। वांग जी अपने वर्ड्स में बयान नहीं कर सकता। विंग की आइज़ बिल्कुल रेड कलर में चेंज हो चुकी थी, उसके टीथ बड़े होने लगे थे, और वांग जी देख रहा था विंग की आंखें, हाँ विवशान की आंखें चेंज हो रही थी। अगले ही पल वांग जी देखता है कि विंग उसकी तरफ आ रहा है, और वो भी अपने उन कदमों को जिस तरीके से विंग रख रहा था, उससे उस लावा में लिटरली
लहरें बन रही थी। हालांकि विंग के कदम उस लावा को छू नहीं रहे थे, लेकिन उसमें लहरें ज़रूर बन रही थी। और वो भी सिर्फ विंग के कदम रखने से। विंग जैसे ही जिस जिस जगह से गुजर रहा था, वो लावा हवा में उड़ रहा था। उसके अंदर जितने भी मौजूद जानवर थे वो सारे मर रहे थे। और विंग लिटरली वांगजी की तरफ बढ़ रहा था, और वांगजी इनको देख रहा था। जहाँ विंग ने अपनी नेक पर हाथ रखा था, उसकी गर्दन हल्की सी टेढ़ी थी, और उसके कदम, हालांकि विंग के कदम इतने फास्ट नहीं थे, वो इतनी फास्ट स्पीडली नहीं आ रहा था, लेकिन जिस तरह से विंग वांगजी के पास आ रहा था, वांगजी का गला सूख रहा था। उसे बहुत डर लग रहा था। उसे विंग से हद से ज़्यादा डर लग रहा था। और वांगजी को ऐसा लग रहा था कि उसके पैर कमज़ोर पड़ रहे हैं, उसकी बॉडी से उसकी सोल बाहर निकलने वाली है। उसकी डर की वजह से उसकी आंखें बिल्कुल ओशन ब्लू हो चुकी थी, उसकी फॉर्म बाहर आ गई थी। वो लिटरली अपनी क्रिएशन गॉड की फॉर्म में आ चुका था, और वो डरा हुआ विंग के सामने लिटरली ज़मीन पर गिरा हुआ था। और विंग बिल्कुल उसके सामने आता है, और वांगजी देखता है कि विंग ने अपने नेक से हाथ हटा लिया है, और विंग की नेक पर अभी कोई भी निशान नहीं था, कोई घाव नहीं था। और अगले ही पल विंग धीरे से अपने दोनों हाथों को ज़मीन पर रखता है, हाँ, उस लावा की बनी ज़मीन पर। और उसके बाद विंग अपने दोनों हाथों से, ऐसा लग रहा था कि विंग 4 पैरों पर चलकर वांगजी के पास आ रहा है। और वांगजी ये देखकर पूरी तरीके से हैरान था। उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो चुकी थी, उसकी आंखों में डर था, और कहीं ना कहीं उसकी आंखों से आंसू तक बहने लगे थे, क्योंकि वांगजी बहुत ज़्यादा डर चुका था। उसकी पूरी बॉडी काँप रही थी डर के मारे। और विंग जैसे जैसे वांगजी के पास आ रहा था, वांगजी देख रहा था कि विंग चेंज हो रहा है, और वांगजी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था विंग के साथ क्या हो रहा है। और जैसे ही विंग वांगजी के बिल्कुल पास आता है, अब वांगजी के सामने 2 बहुत बड़ी बड़ी आंखें थी, और एक बहुत बड़ा वुल्फ, हाँ, एक वेयर वुल्फ, जो इतना बड़ा था कि उसका एक नाखून के बराबर सिर्फ अकेला वांगजी था। हाँ, वांगजी की पूरे हाइट, अगर वांगजी को पूरा देखा जाए तो वो सिर्फ उस वेयर वुल्फ के नाखून के बराबर था। और वांगजी उस वेयर वुल्फ के सामने किसी चींटी की तरह लग रहा था, किसी चींटी की तरह, जैसे वो अपने एक पैर को रखकर मसल सकता था। और वांगजी अपनी आंखें बड़ी करके बस उस वेयर वुल्फ को देख रहा था, जो कुछ सेकंड्स के अंदर ही उसका जांघ एक इतने बड़े वेयर वुल्फ में चेंज हो चुका था, जिसकी आंखें इतनी बड़ी बड़ी थी। और वांगजी देख रहा था कि वो वेयर वुल्फ किस तरीके से वांगजी को देख रहा है। और वांगजी बहुत ज़्यादा डर चुका था। उसे अपने बचपन का वो सिनेरियो याद आ रहा था, जब उसने इतनी बड़ी बड़ी इन्हीं आँखों को देखा था। हाँ, वांगजी ने इन्हीं आँखों को उस वक्त देखा था अपने सामने, जिससे वो इतना ज़्यादा डर चुका था। और आज वही आँखें उसके सामने थी, और वांगजी देख रहा था। वांगजी चिल्लाना चाहता था, लेकिन उसके मुंह से एक वर्ड बाहर नहीं आता। और वांगजी धीरे धीरे पीछे खिसकने की कोशिश करता है, लेकिन वो भी उस सिंहासन का बिल्कुल पास था। वांगजी चाहकर भी एक कदम पीछे नहीं हट पा रहा था। वांगजी को ऐसा लग रहा था कि आज उसका इस दुनिया में आखिरी दिन है। आज उसका जांघ लिटरली उसे खाकर ही अपनी भूख मिटाएगा। और वांगजी बस विंग को देख रहा था। अब तो विंग एक फेयर वुल्फ बन चुका था। विंग के बाल, जो कि काफ़ी ज़्यादा घने थे, उसके पूरे शरीर पर उसके बाल थे। और विंग की जो हाइट थी वो काफ़ी ज़्यादा लंबी थी। हाँ, वो वेयरवुल्फ बहुत बड़ा वेयरवुल्फ था। तभी विंग 2 कदम पीछे लेता है, और वो अपने सर को झुकाकर वांगजी को देखता है, जहाँ वांगजी बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, और वो विंग को देख रहा था। वांगजी के मुँह से एक वर्ड भी बाहर नहीं आ रहा था, और विंग बस वांगजी को देखे जा रहा था। लिटरली वो वेयरवुल्फ वांगजी को देख रहा था, और वांगजी उस वेयरवुल्फ से बहुत ज़्यादा डर रहा था, क्योंकि वो वेयरवुल्फ उसकी सोच से भी बड़ा निकल रहा था। वांगजी कुछ बोलना चाहता था, लेकिन उसके पास शब्द ही नहीं थे। उसके पास कुछ नहीं था कि वो उस वेयरवुल्फ से क्या बोले। उसे समझ नहीं आता कि क्या उसका जानफू एक वेयरवुल्फ है। वेयरवुल्फ? क्या कोई हेल गॉड वेयरवुल्फ हो सकता है? ये कैसे पॉसिबल है? ये तो हेल गॉड है ना। हेल गॉड वेयरवुल्फ, हाँ, ये क्या है? हंस के दिमाग में लिटरली, हालांकि उसका दिमाग कभी चल नहीं रहा था, लेकिन उसके दिमाग में ख्याल तो यही आ रहे थे कि उसका जांघफू एक वेयरवुल्फ है। हाँ, एक वेयरवुल्फ, और उसका जांघफू अपनी फॉर्म चेंज कर सकता है। और विंग को देख जा रहा था। वो डर रहा था, घबरा रहा था, काँप रहा था।
रो भी रहा था, लेकिन वो वहाँ से हिल नहीं पा रहा था। उसका मन कर रहा था कि वो भाग जाए, कहीं तो भागे, यहाँ से कहीं तो भागे, लेकिन कहाँ भागे, वो कहाँ भागेगा, उसके पास तो कुछ है ही नहीं, कहाँ भागेगा वो। और उसे तो ये भी नहीं पता कि यहाँ से बाहर कैसे निकलता है। उसका जांगफू लेके आया था, उसके बाद उसे नहीं पता कहाँ जाना है। और वांग जो सोच रहा था कोई तो उसे बचा लो, प्लीज़ कोई तो उसे बचा लो। वो किसे बुलाए, क्या वो गॉड किंग को बुलाए, लेकिन वो गॉड किंग तो खुद उसके जांगफू से डरता है, किसे बुलाए वो। उसका तो कोई भी नहीं है। और जैसे ही वांगजी को याद आता है उसका तो कोई भी नहीं है, उसका तो सिर्फ जांगफू थे और वो भी वेयरवुल्फ बन गए और अब वही उसे खाने वाले हैं। वांगजी को लिटरली रोने का मन कर रहा था और वो रो भी रहा था, लिटरली वांगजी रो रहा था वहाँ। अब वांगजी अपने घुटनों को हक कर लेता है और लिटरली वो वहाँ फूट फूट कर रो रहा था, क्योंकि वांगजी को ऐसा लग रहा था कि वो मरने वाला है। और वांगजी रोते हुए कहते मैं मरने वाला हूँ, मैं अपने जांगफू के हाथों मरने वाला हूँ, मेरे जांगफू मुझे खाएंगे, वो मुझे चबा चबा कर खाएंगे और वो एक वेयरवुल्फ बन गए। मेरी तो ज़िंदगी बर्बाद होगी, मेरे जांगफू एक वेयरवुल्फ है, एक जानवर है, आए मेरा क्या होगा। और वांगजी लिटरली रो रहा था और वांगजी का रोना बहुत फनी था। हाँ, वो बहुत फनी तरीके से रो रहा था। हाँ, वांगजी फिर से रोते कहते जांगफू प्लीज़ कहो कि ये सपना है, प्लीज़ कहो कि आपकी बनाई कोई वर्ल्ड है, प्लीज़ कहो। मुझे ऐसा जांगफू नहीं चाहिए जो एक भेड़िया हो, नहीं मुझे नहीं चाहिए, भले ये कैसा भी हो पर मुझे ये नहीं चाहिए। कोई मुझे बचाओ, इस जानवर से मुझे बचाओ, मेरे जांगफू को वापस लेकर आओ, ये मुझे खा जाएगा। नहीं, मुझे मत देखो, तुम्हारी ये मोटी मोटी आंखें मत देखो, मैं प्यारा सा मासूम सा बच्चा हूँ, मुझे छोड़ दो, मुझे मत खाओ। लेकिन हमारा विंग उसे तो बस कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। हर वो वांगजी को देख रहा था, कभी वो अपनी गर्दन को इधर करता, कभी उधर करता, अपनी गर्दन को इधर उधर घुमाकर वांगजी को देख रहा था। तभी वांगजी की लिटरली एक चीख निकल जाती है, क्योंकि विंग जोर से दहाड़ता है, विंग दहाड़ता है और वांगजी चिल्ला रहा था विंग जोर से दहाड़ता है और वांगजी जोर से चिल्लाता है ये तो दहाड़ रहा है, ये मुझे पक्का खाएगा। आज वांगजी तेरा अंतिम दिन है, मांग ले भगवान से। अरे तू भगवान से क्या मांगेगा, तुझे तो ये भगवान ही खाने वाला है। जांगफू, आपको हेल गॉड किसने बनाया, आप तो कुत्तों के भगवान हो, मुझे छोड़ दो। और वांगजी जितने बकवास कर रहा था, जिस तरीके से वो रो रहा था, लिटरली वो बहुत ज़्यादा फनी लग रहा था। हाँ, वो बहुत ज़्यादा फनी लग रहा था, उसके मुंह में जो आ रहा था वो बोले जा रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि आज मरने वाला है और आज इसके पास टाइम है सारी बकवास करने का। और वांगजी बस बोले जा रहा था। और विंग हाँ, जो कि हेल गॉड थे, अपनी वेयरवुल्फ फॉर्म में वो इस इंसान रूपी उसकी वाइफ उसके बस नखरे देख रहे थे, उसकी बातें सुन रहे थे, जो कि शायद उनकी समझ में आ भी रही थी और नहीं भी, ये तो वो खुद ही जाने। तो चलिए देखते हैं कि क्या विंग यार यूँ कहें, हाँ, जो हमारे हेल गॉड हैं अभी जो वेयरवुल्फ बन चुके हैं, क्या वो अपनी इस क्यूट सी स्वीट सी वाइफ और बकवास करने वाली मशीन को खाएंगे या फिर नहीं खाएंगे। तो चलो देखते हैं कहानी में आगे क्या होगा। आई नो आपको शायद ये स्टोरी कम पसंद आ रही है, लेकिन अगर आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ अच्छे कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।